इस गहन विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी ये चर्चा ये कोई आम बातचीत नहीं होने वाली है। आज हम एक ऐसे सफर पर जा रहे हैं जहां हंसी भी आएगी और एक गहरी चुभन भी महसूस होगी। हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही धारदार सफर होने वाला है। एकदम सही कहा। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही ऐतिहासिक व्यंग्यात्मक उपन्यास के पन्नों में उतर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं श्रीलाल शुक्ल जी के उपन्यास राग दरबारी की, जो 1968 में प्रकाशित हुआ था। 1968, जी हाँ। और आज की चर्चा के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वो भी काफी दिलचस्प हैं। बहुत दिलचस्प है। हमारे पास इस महान उपन्यास का विस्तृत सारांश है। इसके कुछ बेहद मशहूर और चुटीले उद्धरण हैं जो सीधे सिस्टम पर चोट करते हैं। साथ ही एक गहन अकादमिक शोध पत्र भी है। और इसके अलावा दूरदर्शन पर जो इसका मशहूर टीवी सीरियल आता था ना, उससे जुड़ी कुछ पुरानी यादें हैं। और आखिर में शास्त्रीय संगीत के राग दरबारी कानड़ा का वो ऐतिहासिक संदर्भ भी है जिससे इस किताब का नाम पड़ा। बिल्कुल। तो इस विशाल स्रोत सामग्री के साथ आज का हमारा मुख्य मिशन बहुत साफ है। हमें यह समझना है कि आज़ादी के 20 साल बाद के भारतीय समाज, राजनीति और शिक्षा व्यवस्था में जो एक तरह की गिरावट आ रही थी, जो मूल्यहीनता पनप रही थी, उसे इस रचना ने कैसे बेनकाब किया। देखिए, राग दरबारी कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक ऐसा आईना है जिसमें उस समय की विसंगतियों को बहुत ही यथार्थवादी और कड़वे ढंग से दिखाया गया है। हम देखेंगे कि कैसे एक लेखक अपनी कलम से पूरे तंत्र की पोल खोलकर रख देता है। तो चलिए बिना देर किए सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश के उस काल्पनिक गांव में जिसका नाम है शिवपालगंज। ये गांव ही इस पूरी कहानी का केंद्र है। यहाँ एक बात जो बहुत मजेदार है, यहाँ के निवासी खुद को बहुत गर्व से गंजेहे कहते हैं। गंजेहे, हाँ, गंज शब्द से बना है ये। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि इस अजीबोगरीब गांव की कहानी हम तक पहुंचती कैसे है। तो स्रोतों से पता चलता है कि ये पूरी कहानी हमें रंगनाथ नाम के युवक की नजरों से दिखाई गई है। रंगनाथ, जो इतिहास में एमए कर रहा है, मतलब एक उच्च शिक्षित युवा है। हाँ, और उसका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, तो वो शहर की भागदौड़ छोड़कर कुछ महीनों के लिए आराम करने अपने मामा के यहाँ इसी शिवपालगंज में आता है। उसके मामा गांव के बहुत ही रसूखदार व्यक्ति हैं जिन्हें सब वैद्य जी कहते हैं। और रंगनाथ का ये सफर ना असल में एक वैचारिक सफर है। यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो है आदर्श बनाम यथार्थ का सीधा टकराव। वो कैसे? मतलब रंगनाथ जब गांव आता है तो वो अपने साथ विश्वविद्यालय की किताबों वाले ऊंचे आदर्श लेकर आता है। उसे काव्यगत न्याय यानी पोएटिक जस्टिस पर पूरा भरोसा है। उसे लगता है कि दुनिया वैसे ही चलती है जैसे साहित्य में लिखा है, अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा। अरे हाँ, लेकिन गांव की जमीन पर कदम रखते ही उसका ये भ्रम टूट जाता है। बिल्कुल टूटता है। यथार्थ सीधा उसके चेहरे पर आके लगता है। मुझे स्रोतों से वो एक घटना बहुत शानदार लगी जिसे हम इस कहानी का आहा मोमेंट कह सकते हैं। होता यह है कि रंगनाथ जिस ट्रक में बैठकर शिवपालगंज आ रहा होता है, वो ट्रक ड्राइवर बहुत ही लापरवाही से गाड़ी चलाता है। हाँ, वो रास्ता में गायों और सोते हुए चरवाहों को लगभग कुचलने ही वाला होता है। एकदम। और रंगनाथ ये सब देखकर अंदर ही अंदर उबल रहा होता है। फिर आगे जाकर पुलिस वाले उस ट्रक को रोक लेते हैं। दूर से ये देखकर रंगनाथ को बड़ी तसल्ली मिलती है कि चलो आखिरकार न्याय हो रहा है। उसे लगता है पुलिस उसे सजा दे रही है। लेकिन हकीकत कितनी अलग होती है। रंगनाथ को जो न्याय की जीत लग रही थी वो असल में पुलिस वालों की रिश्वतखोरी थी। वो पुलिस वाले किसी कानून का पालन नहीं करवा रहे थे, वो बस पैसे ऐंठ रहे थे। बाप रे, मतलब न्याय की उम्मीद ही खत्म। यही तो बात है। ये घटना सिर्फ एक ट्रक की कहानी नहीं है, ये रंगनाथ के किताबी आदर्शों के टूटने की शुरुआत है। ये दिखाती है कि कैसे वो पढ़ा लिखा युवा वर्ग जो देश में बदलाव के सपने देखता था, इस भ्रष्ट व्यवस्था के सामने सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर रह जाता है। वो कुछ कर नहीं पाता, बस सिस्टम को सड़ते हुए देखता है। तो ये जो किताबी ज्ञान और असली दुनिया का फासला है, वो यहाँ साफ हो जाता है। अब जब हम इस कहानी को समझ रहे हैं तो इसके शीर्षक राग दरबारी पर भी बात कर लेते हैं। जरूर। स्रोतों में शास्त्रीय संगीत के राग दरबारी कान्हड़ा का जिक्र है। बताया गया है कि ये आसावरी थाट का राग है जिसमें गंधार, निषाद और धैवत कोमल लगते हैं। हाँ, ये रात के दूसरे प्रहर में गाया जाने वाला एक बहुत ही गंभीर राग है। बिल्कुल, जो मुगलों के दरबारों में गाया जाता था। तो शीर्षक सुनकर लगता है कि ये कोई बहुत ही गंभीर या संगीतिक कहानी होगी, लेकिन अंदर का मामला तो एकदम उल्टा है। यही तो लेखक का सबसे बड़ा व्यंग है। उपन्यास का ये राग कोई तानपुरे वाला राग नहीं है।
ये असल में उस धुन का प्रतीक है जिस पर वैद्य जी पूरे शिवपालगंज को नचाते हैं। सही कहा। वैद्य जी कोई साधारण वैद्य नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो गांव की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, एक मास्टरमाइंड। गांव की हर संस्था, चाहे ग्राम पंचायत हो, कोऑपरेटिव यूनियन हो या फिर गांव का छंगामल विद्यार्थी इंटर कॉलेज, सब पर उनका ही कब्जा है। राग, दरबारी सत्ता और स्वार्थ की वो बेसुरी धुन है जो वैद्य जी के दरबार में बजती है। और बाकी सब लोग कठपुतलियों की तरह नाचते हैं। वैद्य जी के इस दरबार में जो मोहरे हैं ना, वो एक से बढ़कर एक नमूने हैं। चलिए इन पात्रों को थोड़ा करीब से देखते हैं। शुरुआत वैद्य जी के परिवार से ही करते हैं। उनके छोटे बेटे रुप्पन बाबू। रुप्पन बाबू गांव के स्वघोषित छात्र नेता। हाँ, और इनकी उपलब्धि सुनिए, ये पिछले 10 साल से 10वीं कक्षा में ही है। कमाल की बात है, 10 साल से एक ही क्लास में। ऐसा नहीं है कि वो पास नहीं हो सकते, बल्कि वो स्कूल छोड़ना ही नहीं चाहते। पिता स्कूल के मैनेजर हैं तो स्कूल में इन्हीं की हुकूमत चलती है। हालांकि स्रोतों से पता चलता है कि कहानी के अंत तक रुप्पन बाबू के व्यवहार में गहरा बदलाव भी आता है। हाँ, वो कहानी को एक नया मोड़ देता है। और परिवार की इसी कड़ी में दूसरे हैं वैद्य जी के बड़े बेटे बद्री पहलवान। इनका मिजाज एकदम अलग है। कैसे? इनका गांव की राजनीति से कोई खास लेना देना नहीं है। वो बस अपनी बॉडी बिल्डिंग और अखाड़े में मस्त रहते हैं। ये अपने आप में एक अलग तरह का पलायन है, जहां पिता पूरा सिस्टम चला रहा है और बड़ा बेटा अपनी शारीरिक ताकत की दुनिया में मगन है। अखाड़े की बात आई है तो बद्री पहलवान के उस खास शागिर्द का जिक्र भी बनता है, छोटे पहलवान। छोटे पहलवान भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त हैं। बिल्कुल। लेकिन मजेदार बात यह है कि वो सिर्फ अखाड़े तक सीमित नहीं रहते। वो वैद्य जी की राजनीतिक बैठकों में बहुत सक्रिय रहते हैं। उनका काम है दरबार की रौनक बढ़ाना और जरूरत पड़ने पर बाहुबल दिखाना। और बाहुबल की बात हो, अपराध की बात हो, तो जोगनाथ को कैसे भूल सकते हैं। जोगनाथ, गांव का गुंडा। जी, जो हमेशा नशे में रहता है और उसकी सबसे बड़ी खासियत उसकी ताकत नहीं, उसकी भाषा है, जिसे सरफरी कहा गया है। हर 2 अक्षरों के बीच फ जोड़कर बोलना। हाँ, पर ये सिर्फ हंसाने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। जोगनाथ उस समय के गांव में पनपते अपराधीकरण का प्रतीक है, जो वैद्य जी जैसे नेताओं के संरक्षण में पलता था। और इस पूरी कुटिलता का सबसे बड़ा शिकार बनता है सनीचर। सनीचर, जिसका असली नाम मंगलदास है, वो वैद्य जी का सीधा साधा नौकर है, जिसे वैद्य जी अपने फायदे के लिए पूरे गांव का प्रधान बना देते हैं। एक कठपुतली प्रधान। कागजों पर मुखिया सनीचर है, लेकिन राज वैद्य जी का चलता है। ये पंचायत व्यवस्था के खोखलेपन का कितना सटीक उदाहरण है। इन सभी पात्रों को देखें तो ये आजादी के बाद के उस भ्रष्ट सिस्टम का असली चेहरा दिखाते हैं, जहां शिक्षा, अपराध और राजनीति सब मिल गए थे। दर्दनाक केंद्र तो गांव की शिक्षा व्यवस्था ही है। स्रोत में छंगामल इंटर कॉलेज की जो बदहाली बताई गई है, वो हंसाती भी है और रुलाती भी है। शिक्षा का मंदिर पूरी तरह भ्रष्ट राजनीति का अड्डा बन चुका है। तथ्य तो देखिए, स्कूल की इमारत श्रमदान से बनी है, लेकिन हालत अस्तबल जैसी है। और प्रिंसिपल साहब का दफ्तर स्कूल में है ही नहीं। वो गांव के एक सामुदायिक मिलन केंद्र में चल रहा है। और उससे भी बुरा हाल शिक्षा के स्तर का है। कृषि विज्ञान के छात्रों को जो खेत प्रयोग के लिए दिया गया है, उसमें उगाई गई ज्वार प्रिंसिपल की भैंस खा रही है। बच्चों के खेत में प्रिंसिपल की भैंस चर रही है। ये बहुत हास्यास्पद है, लेकिन अंदर से बहुत खोखला है। और प्रिंसिपल साहब जब गुस्से में होते हैं तो सीधे अवधी भाषा में बोलने लगते हैं। ये शिक्षा के पतन का बहुत कड़वा चित्रण है, और इसी दुर्दशा को लेखक ने कुछ बहुत ही तीखे उदाहरणों में पिरोया है। ओह, कोट्स तो इतने धारदार हैं कि आज भी प्रासंगिक लगते हैं। एक जगह शिक्षा व्यवस्था पर कहा गया है, वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है, जिसे कोई भी लात मार सकता है। ये पंक्ति बहुत कठोर है, लेकिन उस समय की दिशाहीन शिक्षा को पूरी तरह साफ कर देती है। और ये कटाक्ष सिर्फ स्कूल तक नहीं है, बड़े बड़े शोध कार्यों पर भी है। जब रंगनाथ से उसके रिसर्च के बारे में पूछा जाता है तो जवाब आता है, कहा तो घास खोद रहा हूँ। अंग्रेजी में इसे ही रिसर्च कहते हैं। और इंडोलॉजी पर जो व्यंग है कि शोधकर्ता को सबसे पहले पुराने शोधकर्ताओं पर ही शोध करना पड़ता है, ये अकादमिक दुनिया की खोखली नींव पर करारी चोट है। न्याय व्यवस्था की बात करें तो वहां का व्यंग और भी जानलेवा है। लेखक कहते हैं कि पुनर्जन्म का सिद्धांत असल में दीवानी अदालतों में इजाद हुआ है, ताकि मुकदमा लड़ने वाले इस उम्मीद में शांति से मर सकें कि अगले जन्म में तो फैसला आ ही जाएगा। ये हास्य से ज्यादा एक आम आदमी की पीड़ा है। और कानून व्यवस्था की हकीकत
जहां एक नंग धड़ंग लंगोटधारी सिपाही आराम से भांग घोट रहा है और 20 गांवों का अपराध नियंत्रित कर रहा है। कैसे नियंत्रित कर रहा है कि अपराध हो तो पता लगा सकता है और न हो तो करवा सकता है। पुलिस प्रशासन की इतनी नंगी सच्चाई शायद ही कहीं और लिखी गई हो। अच्छा, यहाँ इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक बात बहुत स्पष्ट कर देना जरूरी है। जी बिल्कुल। स्रोतों में ये जो वामपंथी या दक्षिणपंथी या जो भी व्यवस्था विरोधी राजनीतिक कटाक्ष मौजूद हैं, ये पूरी तरह से मूल लेखक श्रीलाल शुक्ल जी की रचना का हिस्सा है। सही बात है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। एकदम। हमारा काम केवल स्रोत सामग्री में निहित विचारों को पूरी तरह निष्पक्ष होकर सामने रखना है। ये स्पष्टीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर हम एक महान साहित्यिक रचना का विश्लेषण कर रहे हैं और इस कृति का प्रभाव इतना गहरा था कि 1969 में श्रीलाल शुक्ल जी को भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और बाद में 2008 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। और देखिए, ये कहानी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही। विजुअल मीडिया में भी इसका सफर बहुत कामयाब रहा। 1986 और 77 के दौरान दूरदर्शन पर इसका एक टीवी सीरियल भी आया था। हाँ, राज्य नियंत्रित चैनल पर इतने करारे व्यंग्य का आना अपने आप में बड़ी बात थी। इसके 12 एपिसोड्स बने थे, जिन्हें करोड़ों लोगों ने देखा। 1997 में भी इसके प्रसारण की यादें ताज़ा हैं। टीवी ही नहीं, थिएटर में भी इसका बड़ा नाम रहा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के दिग्गजों ने इसे मंच पर उतारा। 2009 में रंगनाथ की वापसी का मंचन हुआ और 2018 में अमितेश ग्रोवर ने इसका आधुनिक नाट्य रूपांतरण किया। ये साबित करता है कि कहानी हर पीढ़ी के लिए प्रासंगिक रही है। और इन सब व्यवस्थाओं के बीच एक पात्र ऐसा है जिसे समझना सबसे जरूरी है, वो है लंगड़। लंगड़ की कहानी सोचने पर मजबूर कर देती है। वो उस बेबस आम आदमी का प्रतीक है जिसे अपने छोटे छोटे जायज कामों के लिए भी भ्रष्ट सिस्टम के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। एक बहुत ही मारक उदाहरण है उपन्यास में, भागो भागो भागो, यथार्थ तुम्हारा पीछा कर रहा है। ये पंक्ति उस खौफ और लाचारी को दिखाती है जो आम आदमी इस सिस्टम से महसूस करता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? अगर हम इस चर्चा का सार निकालें तो राग दरबारी केवल एक गांव की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पूरे देश की व्यवस्था, बाहुबल और भ्रष्ट तंत्र के गठजोड़ का वो आईना है जो दशकों बाद आज भी धुंधला नहीं हुआ है। ज्ञान की सार्थकता इसी में है कि उसे जीवन के अनुभवों से जोड़ा जाए। व्यवस्था का बाहरी ढांचा बदल गया है, फाइलों की जगह कंप्यूटर आ गए हैं, लेकिन काम करने का तरीका और आम आदमी की बेबसी आज भी वैसी ही है। इसी बदलते समय पर विचार करते हुए हम एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। आज के इस आधुनिक दौर में जब हर इंसान के हाथ में स्मार्टफोन है और जानकारी का समुंदर है, तो क्या हमारे अंदर का वो रंगनाथ इस डिजिटल दुनिया के नए वैद्य जी और रूपन बाबू जैसे प्रभावशाली लोगों के सामने आज भी उतना ही मूक दर्शक बना हुआ है? क्या शिक्षा आज भी सिर्फ एक डिग्री का कागज है या उसमें वाकई कोई